जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएस भारत को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने के लिए तैयार। जानिए एससीओ समिट की सारी मेजर हाइलाइट्स। इंडियन एयरफोर्स लीज पर ले सकती है कुछ एवॉक्स प्लेटफॉर्म। 19 सितंबर को आईएनएस अजय की जाएगी डीकमीशन। और ताइवान को हथियार देने के चलते चीन ने रेथियन और बोइंग के सीईओ पर लगाया सैंक्शन। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल रविवार से इजिप्ट की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे और इस विजिट के दौरान भारत और इजिप्ट के बीच बायलैटरल डिफेंस टाइज के नए इनिशिएटिव्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्री की इस विजिट के दौरान भारत और इजिप्ट के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एक एमओयू भी साइन किया जाना है। हालांकि ये एमओयू किस चीज को लेकर है तो इसके बारे में फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आई है। बस फिलहाल के लिए इतना ही कह सकते हैं कि ये जो एमओयू है ये भारत और इजिप्ट के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएगा। बाकी रक्षा मंत्री की इस इजिप्ट विजिट के दौरान कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव्स की समीक्षा भी की जाएगी जो कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स को तेज करेगा और दोनों ही देशों की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं तो उनके बीच भी तालमेल को और गहरा करेगा। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत ने इजिप्ट की जरूरत के लिए एलसीए तेजस का ऑफर भी पहले पेश किया था, तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय रक्षा मंत्री की इस इजिप्ट विजिट के दौरान एलसीए तेजस को लेकर भी कुछ खास डिस्कशन हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि रिपब्लिक भारत समिट को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और जिसके मुताबिक यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने के लिए भी सहमत हुए हैं। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं। बाकी उनका कहना था कि भारतीय प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर सकें और उनके लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर निर्भर न रहना पड़े। और रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि ऐसे कई सारे देश हैं जो भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। बाकी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली जिसमें इस बात का अनुमान लगाया गया है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जो अमेरिका भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स कहा गया है तो कुछ मेन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी, पर आपको फिर से क्लियर कर दें केवल अनुमान है और एक्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है तो उसका खुलासा तो ऑफिशियल्स की तरफ से ही किया जाएगा। और टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर होंगी या केवल उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब अभी नहीं है। बाकी आप इस बात का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आपके हिसाब से अमेरिका भारत के लिए कौन सी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए सहमत हो सकता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे भारत को भी कहीं ज्यादा फायदा हो। तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। और बाकी ये जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसे समय पर देखने को मिल रही है जब अभी हाल ही में रशियन ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि रशिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज शेयर करने के लिए तैयार रहता है। अब बाकी दोनों स्टेटमेंट्स केवल इत्तेफाक हैं या फिर नहीं तो इसका फैसला भी हम आप पर ही छोड़ते हैं। तो जैसे कि संभावना थी कि एससीओ समिट के साइडलाइंस भारतीय प्रधानमंत्री ने रशियन राष्ट्रपति, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट करी थी। रशियन राष्ट्रपति के साथ हुई बायलैटरल मीटिंग में ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस इस तरह के महत्वपूर्ण सेक्टर्स में भारत और रशिया के बीच कॉपरेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए तो उससे संबंधित नए नए अवसरों पर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा कुछ बायलैटरल और ग्लोबल इश्यूज भी डिस्कस किए गए। और जबकि भारतीय प्रधानमंत्री और रशियन राष्ट्रपति के इस बायलैटरल मीटिंग को लेकर यूएस मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें भारतीय प्रधानमंत्री की सराहना की गई है कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान रशियन राष्ट्रपति को यूक्रेन वाले मामले में ये कहा कि अभी ये समय युद्ध के लिए नहीं है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री और रशियन राष्ट्रपति के इस बायलैटरल मीटिंग को जितना कवर यूएस मीडिया की तरफ से किया गया है उतना तो भारत की मीडिया ने भी नहीं किया है। और इसी को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत की तरफ से ऐसा कहना ये दर्शाता है कि रशिया के ऊपर सभी तरफ से काफी ज्यादा दबाव है। वो बात अलग है कि अगर देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से रशियन राष्ट्रपति को यूक्रेन के मामले में जो एडवाइस दी गई है तो वो वही सेम चीज है जो कि भारत शुरू से ही कह रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच डायलॉग के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाए और मिलिट्री का इस्तेमाल कोई समस्या का समाधान नहीं है। बाकी इसके अलावा ईरान के साथ हुई बायलैटरल मीटिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की प्रोग्रेस को डिस्कस किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को भारत की विजिट के लिए इनवाइट भी किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में इंटरनेशनल और रीजनल डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस किया गया था। और बाकी उज्बेकिस्तान, ईरान और रशिया के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने टर्की के राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग करी थी और जिसमें दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को डिस्कस किया गया था। और रही बात हमारे दोनों चाहते पड़ोसियों की, चीन और पाकिस्तान, तो इन दोनों के साथ बायलैटरल मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। भारतीय प्रधानमंत्री की इच्छा इनसे हाथ मिलाने की भी नहीं दिखी है और ऐसा लग रहा है कि इस बार चीन की डोकलाम वाली स्ट्रेटेजी दोबारा काम नहीं आई है। आपको बता दें कि जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था तो फिर G20 की मीटिंग से ठीक पहले चीन ने डोकलाम से अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला ले लिया था और जिसके परिणाम स्वरूप फिर G20 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री न केवल इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना गए थे बल्कि वहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग भी कंडक्ट करी थी। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव शुरू करने के बाद अभी इस एससीओ समिट से ठीक पहले
चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी अपने सैनिकों को पीछे करने का फैसला ले लिया था, पर शायद इस बार ये वाली स्ट्रेटजी काम नहीं आई। और बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि अब अगले साल एससीओ समिट भारत होस्ट करने वाला है। और इस मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि अगले साल की एससीओ समिट में जब भारत उसे होस्ट कर रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान उसे पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका फैसला उन्होंने अभी नहीं लिया है। और बाकी अन्य सभी एससीओ मेंबर्स ने अगले साल की एससीओ समिट के लिए भारत की चेयरमैनशिप के लिए भारत को बधाई दी है और सपोर्ट किया है। और वैसे पाकिस्तान के मंत्रियों के लिए एक ही सुझाव है कि वो अपने दिमाग में ज़्यादा जोर ना डालें, क्योंकि वे समिट में आए या ना आए तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं और उनकी कमी किसी को भी महसूस नहीं होगी। तो आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद अगले महीने 3 अक्टूबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH औपचारिक रूप से सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। बाकी ये तो आप सभी को पता ही होगा कि LCH भारत में बना दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। और बाकी अगर आपको LCH के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अभी तक जो 15 LCH हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं तो उनमें स्वदेशी कंटेंट 45% के आसपास है, लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक अगले वर्जन में यही स्वदेशी कंटेंट 55% से अधिक हो जाएगा। और जबकि इंडक्शन से पहले तो 2 LCH लद्दाख से सटी LEC पर भी तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जब तक कि DRDO द्वारा 6 एयरबस 320 एयरक्राफ्ट को एवॉक्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाली परियोजना कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक इन एवॉक्स प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स कुछ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से एवॉक्स प्लेटफॉर्म लीज पर ले सकती है। लेकिन बस दिक्कत यह कि कुछ ही देश ऐसे हैं जो एवॉक्स प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो उन पर निर्भर करता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को लीज पर देंगे या नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो लीज पर देते हैं तो इंडियन एयरफोर्स इन्हें लेने पर विचार कर सकती है। और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि भारत की चाइना और पाकिस्तान जैसी एडवर्सरीज के पास इस तरह के अच्छे खासे प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक के पास करीब 12 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है जो कि उसने स्वीडन और चीन से लिए हैं। और रही बात चाइनीज एयरफोर्स की, तो उसके पास एक अच्छी खासी संख्या में एवॉक्स प्लेटफॉर्म है और जो कि भारत के साथ लगने वाली सीमाओं को बड़ी आसानी से कवर भी कर सकते हैं। और अगर बात करें भारत की, तो भी वर्तमान समय में हमारे पास टोटल 5 एवॉक्स प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें 3 इजरायली ओरिजिन के हैं और 2 भारत के अपने हैं जिसको हम नेत्र के नाम से जानते हैं। और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि जो ये एवॉक्स सिस्टम है, तो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से इनकी हमें काफी ज्यादा जरूरत भी है। इंडियन नेवी की अभय क्लास कॉर्वेट INS अजय को 19 सितंबर 2022 को 32 सालों की ग्लोरियस सर्विस के बाद सर्विस से डीकमीशन कर दिया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये INS अजय है, ये मुख्य रूप से कोस्टल पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होती है और करीब 32 सालों तक इस वॉरशिप ने इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दी है। और ये ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन पराक्रम और यहाँ तक कि उरी हमलों के बाद नेवी की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में इसको भी शामिल किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन लश्कर के साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने वाले भारत और US के प्रस्ताव को ब्लॉक किया है और 4 महीनों के अंदर चीन की इस तरह की तीसरी चिंदी हरकत है। चीन की तरफ से US के डिफेंस फर्म रेथियन और बोइंग डिफेंस के CEOs के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन कंपनीज की तरफ से ताइवान के लिए हथियार दिए गए हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात को तो क्लियर नहीं करा है कि ये सैंक्शंस किस तरह के होने वाले हैं और इन कंपनीज के CEOs पर जिन पर सैंक्शंस लगे हैं तो उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इनका कोई स्पष्टीकरण देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें US प्रेसिडेंट की तरफ से उनके रशियन काउंटर पार्ट को वार्न किया गया है कि रशिया यूक्रेन में अपने नुकसान के चलते केमिकल या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2016 में द्रास सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक अजय सलारिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अब्दुल राफे खान भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो 8 चीते भारत लाए गए हैं तो वे किस कंट्री से और भारत में किस नेशनल पार्क पर लाए गए हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।